अच्छा हो ना कि अगर कोई बीमारी की सही जड़ और उसका ट्रीटमेंट पता चल जाए, हमारा कितना समय बचेगा, राइट? यही करते हैं हम जी मनी हेल्थ शो पर। मैं हूं नेहा बजाज और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक ऐसे शो पर जहां पर आपको मिलती है सही एडवाइस, सही सलाह, सही गाइडेंस। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शाश्वत मजूमदार, जो कि एमबीबीएस, डीएनबी और पीएमएनआर है, साथ साथ कंसल्टेंट फिजियाट्रिस्ट है एंड पेन फिजिशियन है। नॉट ओनली दैट, कोलकाता से हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं, सीनियर रेजिडेंट एट एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में ये है। सो डॉक्टर शाश्वत, वी वेलकम यू टू आवर शो। नमस्ते नेहा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक विद यू। We are glad and आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो सर, सबसे पहले जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको आप ये बताइए कि what is osteoarthritis and what are the reasons, what causes osteoarthritis? जी नेहा जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसे तरह का आर्थराइटिस है जिसमें हमारे जो गांठ हैं वो घिस जाते हैं उम्र के साथ साथ। ये सबको होता है, आपको भी होगा, मुझे भी होगा, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कम उम्र में ही ये सब आ जा रहा है। हमारे गांठ में जो दर्द आ रहा है और पेन आ रहा है उसके लिए, और हम अपना जो काम जो रेगुलरली कर पाते थे पहले वो नहीं कर पा रहे हैं इस वजह। तो ये घुटनों में भी होता है, हिप में भी होता है, सर्विस जॉइंट्स में होता है, तो घुटनों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ओके, एंड सर व्हाट कॉजेज इट? इसका क्या कारण है? जैसे आपने बोला कि आजकल ये तो यंग लोगों को भी हो रहा है, नौजवानों को भी हो रहा है। जी, पहले बोला जाता था कि 60 साल के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस आएगा। अब अभी का जो गाइडलाइंस आप देखें, जैसे कि यूलारेसिया वगैरह गाइडलाइंस जो है हमारे र्यूमेटोलॉजी में, उसमें लिखा जा रहा है कि अब 39 इयर्स ओल्ड में भी आ जा रहा है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो वैसे कि सिर्फ हड्डियों का घिस जाना है जो होता है उम्र के साथ साथ सबको। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको मोटापा है और या फिर आप कोई भारी वजन हर रोज उठा रहे हैं इनकरेक्टली, बायोमेकेनिकली, जो आपको डैमेज कर रहा है जॉइंट्स को, या फिर आपको खाने में अगर कैल्शियम या फिर विटामिन डी की कमी है, तो ये सब होने के कारण हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे हो रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन वगैरह, ये भी आ रहा है इसके लिए। तो सर, आपके पास जितने लोग आते हैं, चाहे वो यंग हैं या उम्र दराज हैं, तो आप उन्हें क्या क्या चीजें बताते हैं कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो क्या नहीं करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है एक्टिविटी मेंटेन करना, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा सेडेंटरी हो जा रहा है, घर पे बैठ के काम करते हैं या फिर कंप्यूटर से काम करते हैं, तो ज्यादा देर एक तरह से बैठना या फिर खड़ा रहना या फिर कोई भारी सामान वगैरह इनकरेक्टली उठाना, ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के एक मेजर कारण है। तो आपको एक्टिव रहना है और आपको जो डाइट है आपका, उसमें आपको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी और कैल्शियम ये सब वगैरह लेना है आपको, जो बोन्स के लिए, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं तो ये आपको मांसपेशियों का जो पावर है वो मेंटेन रखता है और उसको इम्प्रूवमेंट रखता है। तो मांसपेशियां अपना काम ठीक से कर पाती हैं, तब जोड़ों के ऊपर उतना प्रेशर नहीं डाला जाता, तो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उतना जल्दी डेवलप नहीं करता है। ओके, अच्छा सर, आपने हमें कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, तो एक बात बताइए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स किस उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ये सेफ है? अगर आप देखें कोई भी नियोनाटोलॉजी यूनिट में आप जाएं, कोई भी अस्पताल के, वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि एक जो नवजात शिशु है उसको भी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो जन्म से लेकर एकदम मरण तक आप विटामिन डी ले सकती हैं। ये कम्प्लीटली सेफ है जब तक आप जो सेवन की मात्रा है वो मेंटेन करें, तो उसमें कोई आपको हानि नहीं पहुंचेगी अगर वो उस तरह से आप लें। और कैल्शियम भी आपको खाने से बहुत मिलता है, लेकिन कैल्शियम के मेन प्रॉब्लम जो होता है, पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल डाइट का इस्तेमाल ज्यादा था, अभी हम लोग वो सब नहीं लेते हैं, तो कैल्शियम का मात्रा। सॉरी सर, जी, जो हम ट्रेडिशनली जो खाते थे, जो आयुर्वेद में जिसको सात्विक डाइट कहा गया है, उसमें दूध घी का उसमें कैल्शियम अप्रोप्रिएटली जो जितना अब्सॉर्ब हो पाता था वो अभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग आजकल उतना ज्यादा ये सब इस्तेमाल नहीं करते। और जो सब फैट डाइट्स हैं, जैसे कि वीगन डाइट या फिर कीटो डाइट, ये सब डाइट में कुछ चीजों की मात्रा ज्यादा होती है, कुछ कम होती है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वो क्या करते हैं कि खुद जाके ऐसे डाइट शुरू कर देते हैं विदाउट एनी डाइटरी एडवाइस।
फ्रॉम अ डॉक्टर, फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो इसी कारण आजकल ये सब जो युवा पीढ़ी है उसमें ये सब डिफिशिएंसीज ज्यादा दिखी जा रही है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का चांसेस भी बढ़ रहा है। एंड सर एक और चीज आपने हमें बड़ी अच्छी बात है सप्लीमेंट्स की बताई, तो अगर कोई विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहा है तो क्या वो नॉन स्टॉप लेने होते हैं या उनमें भी ब्रेक्स देने जरूरी हैं? विटामिन डी अगर आपके बॉडी में जब वो काम करता है वो एक हार्मोन की तरह काम करता है और कोई भी हार्मोन के लिए एक टाइम इम्पोर्टेंट है कि कब से कब तक लें और किस तरह से लें और कब उसको बंद करें, कब फिर से शुरू करें, तो ये लेवल उसका रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग विटामिन डी जो सेवन की जो मात्रा है वो हम लोग एक साइकिल अगर बताएं आपको तो वो हफ्ते का एक साइकिल होता है, फिर 6 महीने का एक साइकिल होता है और फिर बंद करना पड़ता है, लेकिन वो फिर से चालू भी करना पड़ता है। ओके एंड सर एक और चीज की ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस कैसे होता है, कैसे मतलब जो है उसके लक्षण हमें दिखते हैं और डॉक्टर्स कैसे उसका पता लगाते हैं? देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले तो जोड़ों के दर्द के सहारे आप उसको जान सकते हैं कि अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है और वो दर्द हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी पेन, मतलब काम करने के वक्त जो जोड़ों के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं आप, ज्यादा देर खड़े रह रहे हैं या फिर ज्यादा देर चल रहे हैं या फिर सीढ़ी उतर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको दर्द आ रहा है और वो दर्द रेस्ट लेने से आपको आराम हो रहा है और फिर से जब आप काम करने के लिए शुरू करते हैं सब फिर से दर्द हो रहा है, तो ये ऐसा एक दर्द का पैटर्न होता है एक्टिविटी पेन में और ये पैटर्न पर्टिकुलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिखा जाता है। इसके साथ साथ जकड़न और सूजन वगैरह आ जाता है जॉइंट्स में और उसका जो टेम्परेचर है जॉइंट के ऊपर अगर आप उसको टच करेंगी तो वो नॉर्मल रहेगा। वो जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो और तरह गर्म हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो सब नहीं आता है यहाँ पे। और बोन्स जो हैं जो हमारे जॉइंट को बनाते हैं वो एक्सपैंडेड हो जाते हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण जो हम देखते हैं पेशेंट्स में, और यूजुअली फीमेल पेशेंट्स जो मेनोपॉज के बाद ये ज्यादा होता है उनको, और अबाव 60 मैंने बोला था कि पहले देखा जाता था अबाव 60 में, लेकिन अभी अबाव 40 में भी देखा जा रहा है ये। ओके एंड सर लाइक उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है? एमआरआई से होता है या कैसे पता लगता है? हम लोग प्राइमरीली एक एक्सरे करवाते हैं क्योंकि एक्सरे से ही हम लोग को पता चलता है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कितना दूर तक वो उसका प्रोग्रेशन हुआ है और उसके हिसाब से उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ग्रेड 1, 2, 3, 4 करके, और उसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो इसी चलते उसके लिए हमें पहले एक एक्सरे करना जरूरी है और उसके बाद अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई भी किया जा सकता है इमेजिंग के लिए, और चंद ब्लड टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं जैसे कि ये विटामिन डी का लेवल और फिर कैल्शियम का लेवल, ये सब भी करवाते हैं। एंड एक और चीज है, कई सारे लोग हैं तो कई सारी चीजें हैं, किसने क्या कहा, क्या सुना, कितना सच है, तो क्या वॉकिंग से ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है? इज वॉकिंग एडवाइजेबल और नॉट एडवाइजेबल? एंड व्हाट अबाउट जिमिंग, क्योंकि आजकल हर कोई वर्कआउट और वेट लिफ्टिंग ये सब करता है, तो आप हमारी यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए पहली बात तो ये है वॉकिंग से ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बढ़ता है, ऐसा ही पाया गया है जो सब स्टडीज हुए हैं उनमें, लेकिन इसमें एक चीज एम्फेसिस करने की जरूरत है कि कौन सी स्टेज में है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर वो एडवांस स्टेज में है तो वॉकिंग इज नॉट एडवाइजेबल, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में है तो वॉकिंग इज एडवाइजेबल। लेकिन वो वॉकिंग प्रोग्राम जो हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो थोड़ा चेंज होगा उसके लिए। जैसे हम कोई भी इंसान एक्सरसाइज के लिए मॉर्निंग वॉक करता रहता है 45 मिनट्स 50 मिनट्स, वैसा नहीं किया जा सकता इस हिसाब से। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाने की जरूरत है जिसमें एक एक्टिविटी टाइम और रेस्ट टाइम डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें इतना तक आप चलेंगी, फिर यहाँ पे आप रेस्ट लेंगी, फिर से आप ऐसे चलेंगे, ऐसे किया जा सकता है। और रहा जिम का बात, तो जिम में आप जो एक्सरसाइजेस एडवाइजेबल हैं जो आप कर सकते हैं वो डैमेज जॉइंट के साथ, वो सब आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेडिकल एडवाइस के साथ किया जाना चाहिए, नहीं तो वो जॉइंट के ऊपर अनइक्वल प्रेशर डाल के वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और भी प्रोग्रेस हो जाएगा। ओके, सो जितने लोग जिमिंग करते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के ही वो एक्सरसाइजेस करें, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। तो सर आपने हमें प्रॉब्लम के बारे में बताया, डायग्नोसिस के बारे में बताया, अब हम ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं, कैसे इसका इलाज होता है। एंड ऑल्सो जिन लोगों को ये दर्द उठता है एक्टिविटी के टाइम,
तो वो एक पीएमएनआर फिजिशियन को कंसल्ट करें या फिर एक ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करें, क्योंकि अगेन हम चाहते हैं लोगों तक ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पहुंचे, तो इसके बारे में भी बताइए। पीएमएनआर फिजिशियन को प्राइमरीली आप कंसल्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि पीएमएनआर फिजिशियन जो करते हैं वो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज के साथ मिलाकर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आप जो जो काम करना चाहते हैं या फिर जो जो काम आप रोज करते हैं वो कैसे सेफली आप करें, और अगर ना कर पाए तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ये सब डिसीजन मेकिंग पीएमएनआर के अंडर आता है। अब ऑर्थोपेडिक्स क्या कर सकते हैं, जिन जिन केसेस में हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं वो ऑर्थोपेडिक्स के अंडर आता है। तो अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी ज्यादा बढ़ गया, जैसे मैंने बोला कि ग्रेडेशन होता है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, तो 4th ग्रेड में वो प्रेफरेबल है कि आप सर्जरी करवा ले, जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा ले, तो फिर आप बेहतर चल पाएंगी, बेहतर काम कर पाएंगी। तो पीएमएनआर फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक फिजिशियन प्राइमरीली एक मल्टी मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के सहारे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये दोनों ही रहते हैं वहां पे और दोनों मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि इसको आप पहले सर्जरी में भेजेंगे या फिर सर्जरी से पहले उनका रिहैबिलिटेशन होगा, फिर सर्जरी होगा। ये एक दोनों का ही सहायता की जरूरत है। ओके, सो डॉक्टर ने बड़े अच्छे से हमें समझाया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, और ऐसा नहीं है कि यंग लोगों को नहीं हो सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डॉक्टर मजूमदार, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, तो हम चाहते हैं कि आप सभी को कोई भी एक छोटी सी टिप, एक टिप जो आप देना चाहें सो दैट उनके जॉइंट्स मजबूत बने रहें। देखिए, अगर एक टिप के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि कीप एक्टिव, कीप मूविंग and maintain your calcium and vitamin D supplementation and as per your need, क्योंकि एक एक उम्र में एक एक तरह का नीड बनता है। एक प्रेग्नेंट लेडी का नीड एक बच्चे का नीड के समान नहीं होगा। तो ये सब आप से सलाह ले और उस तरह से आप मेंटेन करें और कीप एक्टिव, ताकि आपके जॉइंट बचे रहें ये सब प्रेशरों से। डेफिनेटली, सो यानी कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है, और यही हमें डॉक्टर मजूमदार ने बताया। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मजूमदार, आपने हमें इतने अच्छे अच्छे टिप्स बताए कि कैसे जॉइंट्स को मजबूत बनाया जा सकता है, और बड़े सारे मिथ्स भी आपने बस्ट किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस सेगमेंट। तो ये थे डॉक्टर मजूमदार जिन्होंने हमें बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, और इसके अलावा और किसी भी टॉपिक पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके हमें जरूर बताएं। एंड मीनवाइल हमारा शो आपको कैसा लग रहा है, कोई फीडबैक भी आप देना चाहते हैं, सो वी वुड लव योर फीडबैक। एंड फिलहाल मेरे जाने का तो वक्त आ गया है, मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय बाय।